हेलो एवरीवन। तो अब बच्चों लोग पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पे जो चैप्टर तुम्हारे पूरे क्लास 12th की फिजिक्स का बॉस है, जिसको बोलते हैं द बॉस चैप्टर। तुम्हारे पूरे क्लास 12th की फिजिक्स को जैसे ये चैप्टर डोमिनेट करता है, कोई दूसरा चैप्टर इतना डोमिनेट नहीं करता। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को, चाहे तुम नीट एग्जामिनेशन देने जाओगे या सीयूईटी तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को जैसे ये डोमिनेट करेगा लाइक नो अदर चैप्टर विल डू। तो इसको मैं कहता हूँ द बॉस चैप्टर। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे कह सकते हो 11th में, क्लास 11th की फिजिक्स में द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज द बॉस। पूरे क्लास 11th की फिजिक्स को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसे डोमिनेट करता है वैसे कोई दूसरा चैप्टर नहीं करता। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है क्लास 11th के फिजिक्स का एक बॉस चैप्टर होता है। ये पूरे क्लास 11th की फिजिक्स में फैला हुआ है, हर जगह तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मिलेंगे। एग्जैक्टली सेम वे में द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द बॉस चैप्टर। चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो एग्जामिनेशन में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से भी ये बॉस है। ढेर सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट है तुमको देखने को मिलेंगे। और पूरे चैप्टर में तो उसका रोल है ये। जैसे तुम अगर आगे बढ़ोगे तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड तुम पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, उसके बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिक करंट ही तो है। नो इलेक्ट्रिक करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, इंडक्शन, फिर आगे बढ़ोगे पूरा सेमीकंडक्टर, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर भी काम है। तो जिस तरह ये तुम्हारे पूरे क्लास 12th के पूरे सिलेबस में फैला हुआ है, ऐसा दूसरा कोई चैप्टर नहीं है। तो इससे मैं कहता हूँ द बॉस चैप्टर। बट हम लोग भी कम नहीं है, अगर ये बॉस चैप्टर है तो वो सुपर बॉस है। हम लोग भी इसको ऐसे डोमिनेट करेंगे जैसे ही पूरे क्लास 12th की फिजिक्स को डोमिनेट करता है, हम लोग भी इसको डोमिनेट करेंगे। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, एक्स्ट्रा पुश करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ध्यान रखना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। और बिलीव करोगे तुम एग्जामिनेशन में अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हम लोग किया जाए तो अगर नीट के जो बच्चे हैं, मान के चले कि कम से कम 2 क्वेश्चन तुम एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से तो होना ही होना है, कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है। और जहाँ तक सीयूटी की बात है, सीयूटी में 3 क्वेश्चन कंफर्म है। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्वेश्चन आने ही आने। तो एक चैप्टर जब इतना इम्पोर्टेंस रखता है तो हम क्यों ना उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट दें, ठीक है। तो अगर ये बॉस चैप्टर है तो विल बॉस दिस द बॉस चैप्टर, ठीक। चलो, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा जो बताऊंगा। जैसे अब तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो सेकेंड चैप्टर हो। धीमे धीमे पढ़े मगर सॉलिड, जो पढ़े उसमें तो कॉन्फिडेंट है कि इसमें तो कोई हिला ही नहीं सकता हम लोग। तो ठीक वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और हमने तुमको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, ये समझ लो कि मतलब अगर तुम इस तरीके से आगे बढ़ते हो तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। फिजिक्स में तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। 90-95% तुम कोशिश करके आराम से आओगे, ये एकदम चैलेंज है। बट कंसिस्टेंसी तुमको बरकरार रखनी होगी, जो तुमको कहा जाए तुमको उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों अपना चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका फर्स्ट लेक्चर, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी मैं तुमको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किसी एक कंडक्टर से आखिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से फैक्टर्स किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या चीज़ें इस करंट को इफेक्ट करती है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। आज हम लोग पूरा इसको समझेंगे। बट उसको समझने के लिए हमें बच्चों 2 चीज़ों पर बात करनी होगी। पहला थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन उसके भी पहले हम थोड़ा सा कंडक्टर्स के बारे में जानते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरली वो मेटल्स, ठीक है, वो मेटल्स
जिसमें ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं तो हम सब जानते हैं, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, एकदम बाहर का इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ा सा एटम से जुदा रहता है, थोड़ा सा कटा कटा रहता है, कभी कभी एटम से एग्जैक्टली बाहर भी हो जाता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी भी एटम के एकदम बाहर के शेल में होते हैं, थोड़ा सा उनके न्यूक्लियस से दूर होते हैं, अ काइंड ऑफ फ्री, जैसा उनका टेम्परामेंट होता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिन मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, जिसके वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो कंडक्टर की बहुत डेफिनेशन है, बहुत लोग अपने अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट हम लोग को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब कि एक फैक्ट के हिसाब से कि हाँ भाई इस चीज़ को कंडक्टर कहा जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस में, मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेसिवली हाई हो, अगर कितनी वैल्यू हो तो एक रफली अगर मैं तुमको बताऊं तो एक कंडक्टर में अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 27 से लेकर के 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में लगभग 10⁻27 से 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सब्सटेंस में तुमको मिलते हैं तो तुम कह सकते हो हाँ भाई ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्वांटिटेटिवली बात किया जाए तो एक सब्सटेंस में, मेटल में अगर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो कह सकते हो हाँ भाई वो कंडक्टर है। ठीक है, ये सब वैल्यूज याद रखना, एक अंदाज गेस मिलता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसमें सिखाया जा रहा है। तो अगर इसी में और बात किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात ही हम लोग कर रहे हैं तो और भी बात समझ लो। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इतनी है, लगभग इसके आसपास है, तो कह सकते हो हाँ भाई वो कंडक्टर है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का उससे कंडक्शन होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। जब हम लोग कंडक्टर के बारे में सब कुछ वैसा बिहेव होगा। इंसुलेटर्स की बात करोगे तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्का दुक्का हो या लगभग न के बराबर हो। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कि बायो इंसुलेटर है। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे मगर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स दो टाइप के होते पढ़ चुके हैं आप लोग बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो, फ्री ना हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री ना हो, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो, इक्का दुक्का फ्री होगा, इससे कुछ नहीं होगा, तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स है। इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 10⁻23 से 10⁻4 है फ्री इलेक्ट्रॉन से, मान लो, पर यूनिट वॉल्यूम, तो तुम कह सकते हो ऐसे सब्सटेंस को बच्चों क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं तीनों चीज़ का तुमको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ क्वांटिटेटिवली, कि क्वांटिटी के हिसाब से कंडक्टर्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, इंसुलेटर्स क्या होंगे। तो कंडक्टर्स वो होंगे जिनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत हाई फाई नंबर है, बहुत हाई फाई नंबर है, अब आगे तो नंबर से भी ज़्यादा ही है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तब तुम कहोगे हाँ भैया वो जो सब्सटेंस है कंडक्टर है। इंसुलेटर्स होंगे लगभग न के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंडेड होंगे, फ्री कोई भी नहीं होगा। अगर सेमीकंडक्टर है तो 1000 से 10,000 के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिल जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, मगर इन इलेक्ट्रॉन से भी कोई खास इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होने वाला। इतने कम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, तो इनकी भी कंडक्टिविटी खराब होती है, तो उससे कहते हो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में पूरा कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर्स क्या होता है, कैसे इनका बिहेवियर है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्शन इनमें होता है, इन जो इलेक्ट्रॉन का समंदर है, एक सागर जैसा इलेक्ट्रॉन का, ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स के बारे में फिलहाल हमको नहीं पढ़ना है, और सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो अभी हमारा आखिरी में हम लोग का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो हमारा वेट कर रहा है, वहाँ जब पहुँचेंगे हम लोग
तो पूरा हम लोग विधिवत बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनका बिहेवियर, सब कुछ बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस वो किस पर है, कंडक्टर्स पे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को याद रखना कि भाई क्वांटिटी के हिसाब से, फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर्स को। फाइन, अब हमको थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, लेट अस सपोज एक कंडक्टर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ कंडक्टर मैंने ले लिया, जैसे मान लो कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो कॉपर वायर, एक तांबे की तार का छोटा सा मैंने स्पेसिमेन, नमूना ले लिया, अब वो तुम्हारे सामने में शो कर रहा हूँ। कॉपर वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। अब चूंकि ये कंडक्टर है तो इसमें जान ही रहो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अथाह समंदर होगा, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में फैले होंगे। यही तो उसका सबसे बड़ा पहचान होता है कंडक्टर का, कि इलेक्ट्रॉन का एक समंदर जैसा तुमको मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एकदम अथाह सागर फैला हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल इस कंडक्टर पे मैंने कोई बैटरी वगैरह अप्लाई नहीं किया है, एक सीधा सा बस तार का टुकड़ा, कॉपर वायर का छोटा सा नमूना हम लोग यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई बैटरी वगैरह नहीं है। तो जब तुम किसी कंडक्टर के छोटे से टुकड़े को देखोगे और मान लो तुमको ऐसा पावर मिल गया कि तुम इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको तुम देख सकते हो। मान लो तुमको मैंने ऐसा पावर दे दिया जाओ कि इस कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन क्या कर रहा है सब तुम देख सकते हो, जो तुमको शक्ति दिया जाओ। तो जब तुम देखोगे तो ये देखोगे कि इस कॉपर के अंदर जितने भी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब नाम उनका फ्री है तो काम भी तो फ्री ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि नाम फ्री है चुपचाप बैठे रहेंगे, भाई जो चुपचाप बैठा रहेगा वो काहे का फ्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे कंडक्टर में फ्रीली, रैंडमली, इर्रेगुलरली, जिसका जहाँ मन करेगा वहाँ आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ये इलेक्ट्रॉन यूँ मूव करते रहते हैं। तो जब किसी कंडक्टर के छोटे से टुकड़े को तुम देखोगे और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम देख सकने की क्षमता रखते हो मान लो, तो तुम ये देखो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, फॉर एग्जांपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू मान लो कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा होंगे, समझाने की बातों को है ना। ये 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब तुम देखोगे बच्चों, तुम ये पाओगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको जहाँ मिला मौका, जगह, वहाँ भाग जाएगा। तो सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ दाएं बाएं मूव करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे, किसी का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, कोई इधर तो कोई फिर उधर, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई दाएं कोई बाएं, क्योंकि कोई फोर्स इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, सब फ्री है, एक दूसरे से टक्कर भी करते रहेंगे, एटम से, खुद से टकराते रहेंगे और यहाँ वहाँ मोशन इनका होता है। तो इस कंडीशन में जो इन इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों वेलोसिटी होती है, इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। वी यूज्ड टू कॉल द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो जो कंडक्टर के एटम्स हैं इनसे टकरा के दाएं बाएं, और ये जो कोलिजन होता है ये बड़े रैंडम होता है, कोई भी टकरा के किधर भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं होता, टकराया यहाँ चला गया, कोई वहाँ कोई ऊपर कोई, इसलिए इनका मोशन क्या होगा, रैंडम होगा। इनकी वेलोसिटी को बच्चे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब अगर मान लो मैं इस कंडक्टर में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस समझना। अगर मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काट लूँ, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि एक गिवन टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे, लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस करेंगे। तो जो नेट क्रॉसिंग होगी वो क्या होगी, 0 होगी। भाई जितने इलेक्ट्रॉन दाएं से बाईं ओर गए उतने ही बाएं से
दाईं ओर भी आ गए। तो इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं देखूं, कोई क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले लूं, तो मैं ये देखूंगा कि उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले नेट इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द सेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दिस सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो होगा क्या कि इस जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन तुमने बनाया है ये वाला, इससे जो नेट क्रॉसिंग है 0 होगी, तो इससे किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा और हम नहीं कह सकते कि यहाँ से किसी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि नेट क्रॉसिंग इज 0। और चूंकि इनका जो वेलोसिटी है रैंडम है, तो अगर मैं थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालूं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी में निकालूं, वेलोसिटी की बात हो रही है, डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे, तो मान लो बच्चों इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं एवरेज निकालूं तो हमेशा ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0 आएगी। तो याद रखना कि थर्मल वेलोसिटी का जब तुम एवरेज लोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का जब एवरेज निकालोगे, तो चूंकि इनका रैंडम मोशन है, तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। एक इलेक्ट्रॉन के पास तो है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके सोचोगे पूरा एवरेज निकाला जाए तो एवरेज विल बी 0। एनर्जी तो है इनके पास, मोशन भी है, मगर वो मोशन सही से नहीं हो रहा है, रैंडम मोशन है, इरेगुलर है ना। अगर मोशन एक रेगुलर, एक तमीज़ के साथ हो कि ठीक है हम धीमे धीमे ही चलेंगे, लेकिन तमीज़ के साथ चलेंगे, रेगुलर चलेंगे, एक नियम से चलेंगे, तो उसका तुमको रिजल्ट मिलेगा। इस मोशन का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुमको जितना तेज भागना है भागो, जिंदगी में तुमको जितना तेज भागना है भागो, लेकिन जब तक तुम्हारे भागने की दिशा बदलती रहेगी तब तक तुम कहीं पहुंचोगे नहीं। कभी इधर चला, फिर वहां चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चलोगे तो क्या होगा? जहां तक वहीं रहोगे। इसलिए स्लो चलना इंपॉर्टेंट है ना, तेज नहीं, स्लो चलो, मगर तुम्हारे चलने का डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। अब इन बातों को तुम अपनी लाइफ में भी कोरिलेट कर सकते हो। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे करने का दिशा फिक्स होता है कि जिंदगी में बस ये मेरा एक लक्ष्य है, हम स्लो चलेंगे। लोग 2 साल लेते हैं, मैं 4 साल लूँगा, डजेंट मैटर, लेकिन मैं धीमे चलूँगा मगर अपने हिसाब से चलूँगा। कभी भी अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग मोर टाइम, मैं तुमको पहले भी कहा था, तुम किसी काम को करने में किसी लोगों से ज़्यादा वक्त लेते हो, इट डजंट मीन यू आर अ फेलियर, यू आर टेकिंग योर ओन टाइम। ये तुम्हारा लाइफ है, कोई रेस नहीं है। तो द मेन थिंग इज कि चलना, एक फिक्स दिशा में चलना, लक्ष्य बना के चलना, धीमे धीमे चलना। यहाँ वहाँ ऊपर से भागोगे तो फिर तुम बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, बहुत तेज दौड़ते हो, मगर तुम्हारा दिशा ही फिक्स नहीं है और तुम जहाँ थे जिंदगी भर वहीं रहोगे। तो स्लो चलो, मगर एक डायरेक्शन फिक्स कि इधर ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसा नहीं करते। ये तेज तो बहुत है, थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई फाई होती है, बहुत हाई फाई होती है, लेकिन इस वेलोसिटी का, इस हाई फाई वेलोसिटी का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल ऑलवेज बी 0। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होगी हमेशा 0 होगी। भाई नेट क्रॉसिंग इज 0, नेट वेलोसिटी 0, काहे का तुम्हें करंट मिलेगा? हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है तो डेफिनेटली उसको कैंसिल करने के लिए कोई बाईं ओर से दाईं ओर आ रहा होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कैंसिल्ड आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट नो करंट। कोई तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर मैं कहूँ ये एक कॉपर का टुकड़ा है, ठीक है, कॉपर का बना हुआ टुकड़ा है, तो इस कॉपर में एग्जैक्टली ऐसे ही चीज़ हो रही होगी, ऐसे ही, कोई बैटरी नहीं है, इसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन सब ऐसे ही चल रहे होंगे, कोई इसमें से रिजल्ट तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट कमी किसकी है? एक दिशा की। इनको एक दिशा मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए मूवमेंट का, तो काम हमारा आसान हो जाए। वैसे तुम्हारे पास भी अपार मात्रा में एनर्जी है,
तुम जिस उम्र में हो तो बस यार इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तुम बिलीव को तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। यू ऑल हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, खूब ढेर सारा तुम्हारे पास ऊर्जा का अंबार पड़ा हुआ है। दैट इज द गोल्डन एज इन विच यू पीपल आर राइट नाउ, इस बात को ध्यान रखना। बट तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उसको सही तरीके से सही दिशा दिखाने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ सही है, तुम ऐसे करो, ऐसे बढ़ो, तुमको मंजिल मिलेगी। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स के पास भी खूब ढेर सारी एनर्जी है, मगर इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, इनको गाइड करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको सही दिशा दिखाने के लिए एक बैटरी को मैं लेकर के आया। सुनो, तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, कुछ ऐसे, ठीक है। एक सेल मैंने कनेक्ट कर दिया। अब सेल के बारे में बेसिक बातें सब जानते होंगे, छोटी छोटी, बाकी बातें हम लोग आगे आने वाले समय में करेंगे भी। तो मान लो बच्चों ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, लाइक दैट, ठीक। अब एक बैटरी क्या करेगी, तो बैटरी का जो मेन काम है बच्चों, बैटरी एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा करता है, कैसे करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। एक बैटरी ऐसा मैकेनिज्म पैदा करता है जिससे इन दोनों पॉइंट के बीच, कंडक्टर्स के दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, या यूँ कहो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही तुम बैटरी ऐड करोगे, कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पैदा करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सर आप ही ने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो जैसे ही बैटरी इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसको लेकर के आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हम लोग जानते हैं, हायर पोटेंशियल वाले एंड से लोअर पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होता है। तो जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने क्या किया, एक कांस्टेंट, मार्क माय वर्ड, कांस्टेंट बोल लो, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट होता है, एक बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है, बदलता नहीं इन जनरल। एसी होगा तो बात अलग है, डीसी में नहीं करता। तो जैसे बैटरी तुम्हें लगाया, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया दोनों एंड के बीच। लेट अस कॉल द एंड P एंड Q। P तुम्हारा हाई पोटेंशियल पर हो गया, Q तुम्हारा लो पोटेंशियल पे हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर तुम देख रहे हो, वो सब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, तो बच्चों याद करो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, F = Q × E। याद आ रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसा लगता है, F = Q × E, जहाँ Q उसका चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का डायरेक्शन बताया था मैंने। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिवली चार्ज्ड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब पे इतना फोर्स लगेगा। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जैसा कि फिगर में तुम देख रहे हो। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब पे जो फोर्स लगेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों अगर P से Q की तरफ है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो,
तो जो फोर्स लगेगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे किधर लगेगा, Q से P की तरफ। तो बताओ बच्चों दोनों फिगर में कुछ तुमको डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले वाले फिगर में इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो और दूसरे वाले फिगर में इलेक्ट्रॉन का जरा मोशन देखो, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? सर बहुत फर्क समझ में आ रहा है। यहाँ तो किसी इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नहीं है, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको जहाँ मौका मिला बस निकल लिया। इसे ट्रैफिक में लोग फंसते हैं ना, ट्रैफिक में लोग फंसते हैं, देखते लोग क्या करते हैं, जिसको जहाँ जगह मिला बस निकल लिया, जिससे ट्रैफिक और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, धीमे धीमे चलेंगे लेकिन सब एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो जैसे ही मैंने फोर्स बैटरी अप्लाई किया, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आया, पूरा प्रोसेस समझो। पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ठीक है, इस कंडीशन में अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटूँ, अगर मैं इस कंडक्टर का छोटा सा कोई क्रॉस सेक्शन ले लूँ, लेट अस सपोज ये, अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से ऐसे काट लेता हूँ, बताओ। तो अब ये बताओ, अगर मैं इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया काटता हूँ तो बताओ इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या दो तरफ से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे? क्या जब भी क्रॉस करेगा सिर्फ एक ही तरफ से क्रॉस करेगा। तो अब नेट क्रॉसिंग इस से ज़ीरो नहीं हो सकती। नेट क्रॉसिंग जो होगी इस सरफेस से इस क्रॉस सेक्शन से कभी ज़ीरो नहीं होगी और एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे एंड देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट। और तब जा करके यहाँ पर कंडक्टर में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के मोशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए तुमको क्या चाहिए? क्या इलेक्ट्रॉन का हाई फाई स्पीड से मूव करना जरूरी है क्या? नहीं यार, what matter is the regular motion। ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अभी इस फिगर में बैटरी अप्लाई करने के बाद, है ना, इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा। अभी ड्रिफ्ट का मतलब होता है रुक रुक के बढ़ना। अभी रुक रुक के का मतलब क्या है आगे भी कहानी बताऊंगा। इस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और तुम बिलीव करोगे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की ये बहुत कम होती है। एट सम ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है रफली। तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड नेगेटिव नहीं, बस समझना यार लगा दे रहा हूँ। 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड जैसी कम स्पीड के बावजूद भी तुमको यहाँ पर करंट पैदा हो जाती है, वहाँ पर नहीं। थर्मल वेलोसिटी को उससे बहुत ज़्यादा होती है बट फिर भी यू गेट नथिंग। तो महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक रेगुलर मोशन। भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही दिशा में चलना इंपॉर्टेंट है। रेंगते हुए चलो मगर दिशा सही होना चाहिए। तो इसलिए इस कंडीशन में हमें करंट का कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, क्या बोलो, है ना। तो इस कंडीशन में करंट जनरेट होती है, करंट फ्लो करती है सर्किट से, है ना। फाइन, अब और बातें समझो उसमें क्या होता है। ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है रुक रुक के स्लो मोशन में आगे बढ़ना। अच्छा एक बात हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर P से Q की तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, Q से P की तरफ होगी। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, बैटरी सेल अप्लाई करते हो, तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम कहते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बिना किसी सोर्स के जब तुम देखोगे तो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम नाम देते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ बैटरी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी। वेरी इरेगुलर मोशन, वेरी प्रॉपर रेगुलर मोशन। देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, देयर विल बी अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा
अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिख दे रहा हूँ मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इसका फॉर्मूला भी हम लोग को जानना है, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। माइनस तो सबको पता है क्यों लगाया गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होने के नाते हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है। तो कैपिटल ई क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एम क्या हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब लिख लेना। और टाउ जो है बच्चों, टाउ एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इस पर चर्चा लोग आगे करेंगे, है ना। इसके बारे में बताऊंगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। एक चीज़ और, तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि यहाँ पर बैटरी लगाने से क्या हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ यार, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस जो रैंडम डायरेक्शन था वो सीधा हो गया, सीधा हो गया, यू विल गेट अ रिजल्ट एंड रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये भी सबको पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन, अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूँ, किसी कंडक्टर में जो टोटल करंट होती है, बहुत ध्यान से सुनना, किसी कंडक्टर में जो बैटरी अप्लाई करते हैं जो टोटल करंट मिलती है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं इस कंडक्टर के अंदर, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनकी मोबिलिटी भी कुछ न कुछ होती है, उनके वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। मगर हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही सारी की सारी करंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द बैकग्राउंड ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज आयंस, बट याद रखना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज का भी होता है। एंड द टोटल करंट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इन दोनों का मिलाकर जो इफेक्ट होता है वो नेट करंट होती है। बट हम लोग फिर भी हम लोग जो मान के चलेंगे कि जो टोटल करंट इज बेसिकली फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो फिक्स है, उनकी मोबिलिटी वैसे भी कम होती है, वो फिक्स है, कि ये लोग मान के चलते हैं। और ये भी सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यू मूव कर रहा है, ड्रिफ्टिंग ऐसे हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है उसके अपोजिट होता है, तो यू गेट इलेक्ट्रिक करंट। एंड इन दिस केस मैं लिख भी दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होगा, यू विल गेट अ सर्टेन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, लेकिन अभी से बहुत कुछ बताना बाकी है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, इनको बहुत कुछ सफ़र करना होता है, इस सफ़र में बहुत कुछ सफ़र करना होता है। इस सफ़र समझे, सफ़र मतलब यात्रा वाला सफ़र, और वो जो सफ़र करना है वो इंग्लिश वाला सफ़र, ठीक है। तो क्या क्या इनको सफ़र करना होता है देखते हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, जो नोट करना है नोट कर लो, फिर समझाऊंगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस कहाँ से पैदा होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ कि और इसमें क्या चीज़ हम लोग को जाननी चाहिए। डू इट। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का यहाँ पर क्या बात होती है। देखो बहुत लोग कहते हैं यार कि 3 महीने 4 महीने में क्या होगा, क्या पूरा कॉन्सेप्ट लोग सीख सकते हैं? तो देखो कैसे पूरा कॉन्सेप्ट लोग सीख सकते हैं 3 महीने 4 महीने। पूरे 12th का एक एक कॉन्सेप्ट जो भी है सब हम लोग सीखेंगे। देखो जैसे मैंने तुमको भी क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो गया, चलो लाइक दैट, फाइन। अभी मैंने क्या किया कि इसके दोनों एंड के बीच में मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ, हमें पूरा सर्किट से मतलब नहीं है। फिलहाल हमको जो मतलब है ये है कि बैटरी के कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है
एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल वाले एंड से लोअर पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होता है, लाइक दैट। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जैसे मान लो इसमें मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है किसी कंडक्टर में, जब इलेक्ट्रॉन चलता है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन मैं चला रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को देख लोगे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं। तो हम लोग कहते हैं जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन जिंदा हो गया। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन भागा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और तुरंत तुम्हें करंट मिल जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलता है आगे की तरफ तो इसका चलना इतना स्मूथ नहीं होता। इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कुछ सफ़र करना होता है, बहुत चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। इसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, इसको बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अकेले थोड़ी है, एटम्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, जिनसे हो करके टकराते हुए, लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते इन इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ता है, तब जाकर के तुमको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है और तुमको उसकी वैल्यू लेनी है। एक रूम में हो, दूसरे रूम का बताओ फैन ओपन करके चले जाते हो, तुमको उसकी वैल्यू लेनी है। सोचो इलेक्ट्रॉन को कितना सफ़र करना पड़ता है उसके लिए, तो वैल्यू करो उस चीज़ की। देखो तो अब इलेक्ट्रॉन को कैसे सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए इसके सफ़र को देखते हैं, इसका सफ़र कैसा होता है। ये इलेक्ट्रॉन चला और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या मिले बच्चों, एटम्स। ठीक है, ये एटम्स हैं, काले काले एटम्स, बड़े बड़े एटम्स। ठीक है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, जिनका मास, जिनका साइज इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। कहाँ बेचारा छोटा सा इलेक्ट्रॉन, कहाँ ये हैवी हैवी एटम्स। तो होता क्या है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एक्सेलरेट होता है, कहाँ से मिला एक्सेलरेशन, ये फोर्स से मिला। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, इसको फोर्स मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, तेजी से बढ़ेगा, स्पीड अप होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, भागेगा आगे की तरफ। हर पल इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन इसका रास्ता इतना आसान नहीं होगा। ये जैसे ही आगे बढ़ेगा बच्चों, उसके रास्ते में कभी ना कभी किससे मुलाकात होगी, एटम से मुलाकात होगी। बात समझ आ रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा तो रास्ते में किससे मुलाकात होगी, एटम से। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है, तो इलेक्ट्रॉन आकर के एटम से क्या होगा, यूं कोलाइड करेगा। ठीक है, और जैसे ही कोलिजन होगा, अब सोचो होगा क्या, होगा कुछ ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉन ठहरा एक छोटा सा पार्टिकल और ये एटम है ना, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का मिलियन टाइम ज़्यादा है, एक पहाड़ के तरह है समझ लो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये एटम है और ये बेचारा छोटा सा इलेक्ट्रॉन आकर के इसको टक्कर मारेगा, बहुत तेजी से आएगा, इसको टक्कर मारेगा। तो चूंकि एटम का मास बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम को टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, ये एटम का तो कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम से टकराएगा, टकरा करके रेस्ट पे आ जाएगा, वहीं पर पे दम तोड़ देगा। इतना हैवी जो है, कुछ ऐसे समझो कि बहुत बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा सा रॉक है, चट्टान है, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम उसका मास है, और छोटा सा कंकड़ उसके ऊपर फेंको। सोचो, इमेजिन करो क्या होगा। वो चट्टान को, रॉक को, पत्थर को कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कंकड़ तुमने मारा, टकरा कर वहीं गिर जाएगा। कुछ वैसे ही कोरिलेट तुम कर सकते हो। एकदम जाइंट मास है एटम का, छोटा सा इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको टक्कर, क्या है, कुछ नहीं है। जैसे एटमों का क्या है, कुछ हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन तो भैया दम तोड़ देगा, ठीक है, और एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन वहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा, एंड विल बी स्टॉप फॉर अ मोमेंट।
लेकिन ये यहाँ से टकरा के रुक तो जाएगा मगर बहुत देर तक रुका नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को फिर खड़ा करेगी, उठो, फिर फोर्स लगाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन टकरा के गिर गया था फिर उठ खड़ा होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर एनर्जी गेन करेगा फ्रॉम द बैटरी और फिर चल निकलेगा अगले एटम की तरफ, फिर जाएगा अगले एटम के पास, टकराएगा, फिर वही हाल होगा, फिर रुक जाएगा, फिर टकरा के गिर जाएगा, फिर वो मोमेंट रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन बैटरी लगी हुई है, बैटरी तुमने हटाई नहीं है, बैटरी इज देयर। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उस इलेक्ट्रॉन को जिंदा कर देगा कि अभी हार नहीं मानना है, चलो। इलेक्ट्रॉन फिर उठ खड़ा होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता है, इलेक्ट्रॉन बिलीव करो ऐसे ही चलता है। आया, टकराया, रुका, टकराया, रुका, टकराया, रुका, टकराया, रुका। ये इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन किसी भी कंडक्टर में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बच्चों कॉन्टिन्यूअस नहीं होता कि यहाँ से चल दिया तो बस चल दिया, ऐसा नहीं है। रास्ते में उसके एटम्स मिलते हैं जिनसे कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद रुक जाता है, फिर उठता है थैंक्स टू बैटरी, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा, फिर टकराएगा। तो ये रुक रुक के चलता है, और रुक रुक के चलने के वजह से ही बच्चों इसके वेलोसिटी के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ड्रिफ्ट। इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है रुक रुक के चलना। ड्रिफ्ट जैसे ट्रैफिक में तुम फंसे हो, थोड़ा दूर चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, फिर रुक गया। तो जैसे ट्रैफिक इमेजिन को, ट्रैफिक में गाड़ियाँ कैसे बढ़ती, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, धीमे धीमे। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी बच्चों ऐसे ही होता है, रुक रुक के, कॉन्टिन्यूअस मोशन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन के रुक रुक के चलने के वजह से ही टकरा के जो बार बार रुक जाता है, इसलिए इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इससे टकराया एटम से, तो टकरा कर क्या हो गया, वो एक मोमेंट के लिए क्या हो गया बच्चों? रेस्ट में आ गया। तो जब वो एक मोमेंट रेस्ट में आ गया तो वो रेस्ट में बहुत देर तक रहेगा नहीं, फिर खड़ा हुआ, फिर जब तक अगला एटम नहीं आएगा तब तक वो चलता रहेगा, फिर रुक गया, फिर चला, फिर जब टकराया फिर रुक गया, फिर टकराया फिर रुक गया। तो हर बार टकराता चलेगा और दो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब दो बैक टू बैक, एक कोलिजन के बाद जो अगला कोलिजन करेगा उसके बीच एक टाइम इंटरवल होता है। एक टाइम इंटरवल होता है जहां वो एक कोलिजन के बाद अगला कोलिजन करता है। हालांकि टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होता है हर एटम के लिए, इसको जो एवरेज वैल्यू होती है उसको कहते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में चलता है तो जो बैक टू बैक कोलिजन होते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन जो होते हैं, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं बच्चों। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है एट रूम टेम्परेचर इज 10⁻⁻14 सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम हर इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होता, न ही हर कोलिजन के बीच सेम होता है। इसकी एवरेज वैल्यू एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। टाउ से इसको डिनोट करते हैं। जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Vd इज इक्वल टू -e/m इंटू टाउ। इसमें जो टाउ हम लोग पढ़े थे बच्चों, वही ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है आगे हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये टाउ की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो Vd इज इक्वल टू -e/m इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव डायरेक्शन के। समझ गए? तो ड्रिफ्टिंग कौन समझ गए कि इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये रुक रुक के, टकराया रुका, टकराया रुका, टकराया रुका, ये टक्कर खाते हुए आगे बढ़ता है। ये टक्कर खाते हुए आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। ये कॉन्टिन्यूअस मूव नहीं करता,
ठीक है, इसीलिए हमको लगातार बैटरी की जरूरत भी पड़ती है। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन, ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर खाया और टक्कर खा के इलेक्ट्रॉन मान लो स्टॉप हो गया और तुमने बैटरी भी हटा ली, तो क्या इलेक्ट्रॉन दोबारा कैसे चलेगा? तो यू नीड कॉन्टिन्यूअस बैटरी। क्यों? क्योंकि तुमको इलेक्ट्रॉन को बार बार उठाना है, बार बार तुमको इलेक्ट्रॉन को चलाना है। वो टक्कर खा के बेचारा दम तोड़ देगा। अगर बैटरी नहीं होगी तो वापस जिंदा कौन करेगा उसको? तो बैटरी इलेक्ट्रॉन जो टकरा करके रुक जाते हैं उनको फिर जिंदा करती है कि चल अभी काम पूरा नहीं हुआ, चल। तो कुछ ऐसे समझोगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए तुम जब बैटरी रिमूव कर दोगे, तुमने यहाँ से बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रॉन को चला दिया, जा इलेक्ट्रॉन को तुमने जाओ, लेकिन फिर तुमने बैटरी हटा दी। तो जब इलेक्ट्रॉन चल तो दिया, बात को समझना, इलेक्ट्रॉन चल तो दिया, लेकिन चलने के बाद जब टक्कर खा के रुक जाएगा तो उसको वापस उठाएगा कौन? दैट्स व्हाई यू नीड सोर्स कॉन्टिन्यूअसली। इसीलिए बच्चों जब तुम स्विच ऑफ करते हो तो करंट तुरंत जीरो हो जाती है। क्यों? तुम जैसे ही स्विच ऑफ करोगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो टक्कर खाने के बाद रुक गया तो कहाँ से उठेगा? तो लगातार वो चलता रहे। इसके लिए यू नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे समझो, तुम रोड पे चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, क्या करते हो? घर से निकलते हो, एक बार पैडल मारते हो, फिर हाथ पाँव सब छोड़ देते हो कि चलो साइकिल अब चलेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोड में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से तुमको लड़ने के लिए लगातार पैडल मारना पड़ता है, नहीं तो फ्रिक्शन तुमको रोक देगा। कुछ ऐसा ही केस यहाँ पर भी है। तुम सोच लो यार, तुम घर से निकलते हो, तुम लगातार पैडल क्यों मारते हो? एक बार पैडल मारो ना, साइकिल चल दी, फिर क्यों मारते हो? क्योंकि एक बार साइकिल चल तो दिया, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक देगा। तो फ्रिक्शन रोक देगा तो उसको वापस कैसे चलाओगे? फिर पैडल मारोगे। तो कुछ वैसी बात यहाँ पे, इसीलिए यू नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सोर्स। तो जैसे ही सोर्स हटाओगे करंट एक पल भी टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो उसको उठाएगा कौन भैया दोबारा? तो बैटरी तो वो काम करती है कि रुके हुए को बार बार उठाती है कि चल अभी काम पूरा नहीं है, चल। तो कुछ ये मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। दैट्स व्हाई यू यूज द वर्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पे एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ। हम लोग कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको कंडक्टर के फिजिकल रेजिस्टेंस के फिजिकल मीनिंग के बारे में बताऊँ। फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये क्या होता है? हम लोग कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनमें से एक होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? तुम ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, ध्यान से बात समझ लो, ये जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है बच्चों, एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है एटम्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में एक रुकावट है या नहीं, इतना बताओ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है इन एटम्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। जैसे तुम्हारे रास्ते में फ्रिक्शन, जो तुम्हारे लिए रोड का फ्रिक्शन है, समझो ऐसे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारे लिए रोड का फ्रिक्शन काम करता है, लगभग वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कोलिजन का काम है। फ्रिक्शन क्या करता है? तुम्हारी साइकिल को रोकता है। कोलिजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो जो फ्रिक्शन है, बताओ, रोड का फ्रिक्शन तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है? कि यार बार बार रोक रहा है, लाइक स्पीड ब्रेकर। जैसे ही स्पीड बढ़ा, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, चलो फ्रिक्शन को हटाओ, स्पीड ब्रेकर से समझो। स्पीड बढ़ा, सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, रोकना पड़ गया। फिर कुछ देर चले, स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर रोकना पड़ा। तो मान लो तुमको रोड पे जाना है, एकदम खाली रोड है, लेकिन बीच में स्पीड ब्रेकर है, सोचो क्या होगा? जिंदगी खराब हो जाएगी। स्पीड बढ़ा ही नहीं पाओगे, बढ़ाया रुका। कुछ वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। तो ये जो बच्चों कोलिजन है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है,
इस कोलिजन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। कैसे, इस कोलिजन के माध्यम से, ये जो टक्कर इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, ये टक्कर को ही हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस नाम से पुकारते हैं। तो जब भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात होती है तो उसको कोई पूछे भैया रेजिस्टेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट बोलोगे सर ऑब्स्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। पूछेगा कैसे आती है, कहोगे कोलिजन से आती है। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, कोलिजन होता है, बेचारे रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं। ये जो कोलिजन है ये इलेक्ट्रॉन को मुश्किल पैदा करता है रास्ते में। अगर ये कोलिजन ना होता तो कितना ही आसान ज़िंदगी होता इलेक्ट्रॉन का, कितना ही आसान होता ज़िंदगी हमारा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को फिर लगातार एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है, एक बार एनर्जी दे दो, चलता रहेगा अपना सालों साल तक। अगर कोलिजन ना होता तो उसकी ज़िंदगी भी आसान होती, हमारी भी आसान होती, हमको लगातार सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैटरी लाए, एक बार अप्लाई कर दिया, जाओ। तो कोलिजन हमारे लिए भी रुकावट एक किस्म से है, इलेक्ट्रॉन के लिए तो है। तो ये जो कोलिजन के वजह से इलेक्ट्रॉन को मुश्किल पैदा हो रही है चलने में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसी रुकावट को, मुश्किल को, ऑब्स्ट्रक्शन को, बाधा को जो नाम देना दे दो, हम कहते हैं कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो वी यूज टू से द कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट डालता है कि मत चलो, रुको, लेकिन बैटरी उसको चलाती है, बात की बात है। तो कंडक्टर जो ऑफर किया कोलिजन के फॉर्म में, वही कहलाएगा उसका रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ तुमको मैं और हल्का सा बताना चाहूँगा। सुपर कंडक्टिविटी का हल्का सा मैं तुमको ग्लिम्स देता हूँ। सुपर कंडक्टिविटी का हल्का सा मैं तुमको एक ग्लिम्स देता हूँ, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी सुपर कंडक्टिविटी अलग से पढ़ाऊँगा। हल्का सा तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट होती है ना, जिसको तुम कहते हो रेजिस्टेंस। अगर ये रुकावट ना होता तो क्या होता, अगर हम ये एश्योर कर लें कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं करेगा आगे जा कर के, तो सोचो क्या होता। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि इलेक्ट्रॉन आगे टकराने वाला नहीं है, बस चल दिया, तो क्या होता। तो ये होता है सर कि एक बार बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को चला दिया और बैटरी को हटा दिया, फिर तुमको कॉन्टिन्यूअस, अभी तुम बैटरी को कॉन्टिन्यूअस क्यों लगाते हो, क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन आगे रुक जाएगा, इसलिए बैटरी लगा के रखो ताकि रुक जाए तो उसको चला दो। लेकिन जब तुमको ये पता चल चुका कि आगे इलेक्ट्रॉन रुकने वाला ही नहीं है, तो काहे को लगाओगे बैटरी लगातार। एक बार शुरू कर दो, इलेक्ट्रॉन चल दिया, हटा दो बैटरी, यही सुपर कंडक्टर हो जाएगा, जो बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता रहेगा सर्किट में। लेकिन उसके लिए तुमको ये एश्योर करना होगा कि इलेक्ट्रॉन रास्ते में कहीं रुकने ना पाए। रुक गया तो दिक्कत है, रुकने ना पाए। और ये रुकने ना पाए कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन नहीं होगा। अब वो कोलिजन कब नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले नहीं, गुच्छों में चलेंगे, बादल बना के चलेंगे, क्लाउड बना के चलेंगे। कहते हो ना कि यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है, तो सब के सब मिल के चलेंगे। तो होता क्या है कि जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, एक्सेसिवली कम कर देते हैं, बहुत कम, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 125 केल्विन, इतना कम, जो भी लेटेस्ट टेम्परेचर्स की मैं बता रहा हूँ। तो जब इतना कम टेम्परेचर कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्लाउड बना लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में फिर चलते हैं, तो फिर एटम्स इनको रोक नहीं पाते। अभी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला, एटम रुक, इलेक्ट्रॉन रुक गया, अकेला था, छोटा था बेचारा, क्या करेगा, एटम रोक दिया उसको। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेगा
एंड रोल विल बी रिवर्स्ड। तो जब सब के सब इलेक्ट्रॉन साथ चलेंगे क्लाउड बना करके एक साथ, तो फिर एटम्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, वो लगातार चलते चलेंगे और कोलिजन हो के भी इलेक्ट्रॉन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बट उसके लिए टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम, एक्सेसिवली लो टेम्परेचर पे कहानी होती है। तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है? बस कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स और एटम के बीच जो कोलिजन है वो उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रुक जा रहे थे वो रुकते नहीं है। इसलिए क्या होता है सुपर कंडक्टर्स में, अगर तुम बैटरी हटा भी लोगे तो भी तुमको करंट मिलती रहेगी। अब कोई छोटा मोटा काम नहीं है, अगर तुम किसी कंडक्टर से बैटरी हटा लो फिर भी उसमें करंट फ्लो कर रही है, किसी सर्किट में से तुम बैटरी हटा लो फिर भी करंट फ्लो कर रही है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत सुपर काम है। तो जो काम सुपर है तो उस काम को करने वाला भी सुपर हो, तो क्यों ना बोले सुपर कंडक्टर उसको। नॉर्मल कंडक्टर क्या है, बैटरी ऑफ किया करंट जीरो। सुपर कंडक्टर क्या है, बैटरी ऑफ किया फिर भी करंट चल रही है। तो भैया छोटा मोटा काम नहीं है ये, बिना बैटरी के तुम्हें करंट दे रहा है, सुपर काम है। तो कौन है उसको सुपर कंडक्टर फिर? तो इस कंडक्टर को बोलेंगे सुपर कंडक्टर, इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी में जो कोलिजन होता है ये थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग इवन विदाउट बैटरी। अब ये कैसे होता है, इस पे टेम्परेचर क्या होता है, सब बात हम लोग जब सुपर कंडक्टिविटी तुमको अलग से कैसे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी बस जिक्र आ गया तो बता दिए कैसे ऐसे होता है, ठीक है। कुछ यूँ समझो कि तुम साइकिल घर से चलाए और तुम्हारे सामने जो रोड है फ्रिक्शनलेस है। अब बताओ क्या करोगे? एक बार पैडल मार दिए, एक बार पैडल मार के साइकिल को चला दिए, आराम से हाथ पहुँच छोड़ दो, साइकिल चलती चलेगी। तो जैसे स्मूथ रोड पर साइकिल चलेगी, फ्रिक्शनलेस रोड पर साइकिल चलेगी लगातार बिना रुके, वैसे ही सुपर कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स भी चलते हैं बिना रुके। और जब उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं है तो सुपर कंडक्टर में काहे को तुम बैटरी लगाओगे? तो सुपर कंडक्टर बच्चों वो होते हैं जो बिना बैटरी के भी तुम्हें करंट दे दें। क्यों? क्योंकि कोलिजन नहीं है। कोलिजन नहीं है तो ठीक है, मत दो उनको बैटरी, हम चलते चलेंगे। दैट इज द सुपर कंडक्टर। इज समथिंग लाइक दैट, यू आर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। फ्रिक्शनलेस रोड पर साइकिल चलाओ, पैडल मार दो, आराम से बैठ जाओ, चल रही है साइकिल, चल रही है। कुछ वैसा ही होगा। तो ये होता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी थोड़ा मुश्किल फिनोमेना है, ये बहुत लो टेम्परेचर पर होती है, बहुत लो टेम्परेचर पर, इतने लो टेम्परेचर पर कि उसको हम लोग फिलहाल अभी रूम टेम्परेचर पर यूज़ नहीं कर सकते। इसके यूज़ बहुत ढेर सारे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स बनाने में, उनके स्विचेस बनाने में, पावरफुल कंप्यूटर्स बनाने में इनका बहुत यूज़ होता है सुपर कंडक्टर्स का, ठीक है। बट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर में इनका यूज़ अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी कोई पूछे क्या होता है, समझ जाना कि जब तुम टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो, एक्सेसिवली लो कर देते हो, तो जो रेजिस्टेंस है, जो कोलिजन है, वो सडनली ज़ीरो हो जाता है। और जब कोलिजन ज़ीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन रुकेगा क्यों? हटा लो बैटरी, तुमको हटानी है तो फिर भी इलेक्ट्रॉन चलता चलेगा। दैट इज़ द सुपर कंडक्टर, जो कि नॉर्मल कंडक्टर्स में नहीं होता। बैटरी हटाए, कोलिजन हुआ, काम वहीं पे खत्म, करंट जीरो, फैन ऑफ, लाइट ऑफ, सब कुछ ऑफ। बट सुपर कंडक्टर आर सुपर कंडक्टर्स, तो छोटा मोटा काम थोड़ी करेंगे। बट फिलहाल इसके बारे में और तुमको बताऊंगा। एक चीज़ और तुमको बताया यहाँ पे, इसके साथ एक चीज़ और है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी तुमको हल्का सा बताया था, ये क्या है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बात थोड़ा से बता दे रहा हूँ। हीटिंग इफेक्ट्स, अब सुनो क्या होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है, अभी तुमने क्या देखा, अभी तुमने देखो बच्चों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तुमको डिसाइड करना होगा कि वो चीज़ सही है गलत है। अभी मैं तुमको जितना बताया है ना, तुमको क्या लगा, ये जो कोलिजन है, रेजिस्टेंस है, बड़ी बुरी चीज़ है सर,
इलेक्ट्रॉन का जीना हराम किया है, इलेक्ट्रॉन को बार बार रोक दे रहा है, हमको परेशान किया है, लगातार बैटरी की ज़रूरत पड़ रही है, ये कोलिजन बढ़िया नहीं है, रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है। ये एक पहलू है जहाँ तुमको इस रेजिस्टेंस का, इस कोलिजन का एक नेगेटिव थॉट मन में आता है, यार ये बड़ा बुरा चीज़ है यार, इलेक्ट्रॉन का जीना आराम किया है, इलेक्ट्रॉन चल नहीं पा रहे हैं बेचारे, रुक जा रहे हैं बेचारे, बार बार बैटरी लगाना पड़ रहा है, बड़ी बुरी चीज़ है, लग रहा है वो तुमको इस वक्त। एक पहलू है इसका। अभी दूसरा पहलू बताऊंगा तो कहोगे अरे वाह, क्या रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये अगर ना होता तो ज़िंदगी में एकदम अंधकार में होती। देखो क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा इलेक्ट्रॉन की ज़िंदगी बहुत कठिन भरी होती है, बेचारों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, टक्कर खाते लड़ते भिड़ते रुकते तब जाकर करंट मिलती है। सोचो, सुनो, जैसे मान लो बच्चों ये है एटम, ठीक है, और यहाँ से कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन। एटम तो हैवी है, मासिव है, मिलियन टन्स मास ज़्यादा है इसका। इलेक्ट्रॉन बेचारा दौड़ते 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 आया और इसको टक्कर मारा, मगर ये हिला भी नहीं, इलेक्ट्रॉन टक्कर खा के सीधा वहीं रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी ला रहा था, जितनी स्पीड से आ रहा था, 12mv², इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², उस 12mv² से आएगा, इसको टक्कर मारेगा तो उसकी एनर्जी कहाँ गई, ये एटम को ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम को टक्कर मारता है, ये अपनी एनर्जी को एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। तो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टक्कर खाते रहते हैं बार बार। कोई भी इलेक्ट्रॉन आया मार के चला गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन आया टक्कर मार के, और ऐसे ऐसे एक नहीं बिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सब के सब इलेक्ट्रॉन एटम को टक्कर मार मार के जा रहे हैं, मार मार के जा रहे हैं। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन से कितनी बार टक्कर खाएगा, सोच सकते हो। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो हर एक एटम को लगातार कोलिजन दे रहे हैं और लगातार एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एटम को क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है तो अपनी एनर्जी को एटम को क्या करता है बच्चों, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये नहीं, ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार हर सेकेंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो अपनी एनर्जी को एटम को दिए जा रहे हैं, वो भी कम नहीं, लिया जा रहा है। तो लगातार एनर्जी रिसीव करते 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 भैया जो टेम्परेचर, जो एटम है ये गर्म हो जाता है, हॉट, टेम्परेचर सडनली बढ़ जाएगा। जैसे किसी मेटल के प्लेट पर हथौड़े से अगर पीटो तो बताओ मेटल गर्म होगा कि नहीं गर्म होगा, बताओ। अरे हटाओ यार, किसी को जोरदार खींच के लगाओ एकदम सामने यहाँ पर तो वो सब कान सब गर्म हो जाता है। जैसे बोलते हैं कान गर्म कर देंगे, तो कान गर्म करने का मतलब क्या है, खींच कर देंगे तुम्हारा कान सब गर्म हो जाएगा, वो हीटिंग इफेक्ट है। तो कुछ वैसे ही होता है, जब भी तुम किसी पर मेटल से हैमरिंग करोगे, उसको पटकोगे, तोड़ोगे, बार बार लगातार पीटे जा रहे हो, गर्म नहीं होगा वो। लगातार हैमरिंग करो किसी भी चीज़ को, क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एटम्स को कोलाइड करेंगे तो लगातार एटम हीट रिसीव करते 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 इस एटम का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। और ये नहीं, सभी एटम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा कंडक्टर गर्म हो जाएगा, उसमें हीटिंग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी तार में तुम देखे भी होगे, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो बच्चों तार गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता बताओ। किसी भी तार में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करे देखो वो गर्म जैसा हो जाता है। वो गर्मी हीटिंग कहाँ से आती है, कोलिजन से ही आती है। अब इसका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखियो, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता ही है छोटा सा। इलेक्ट्रिक बल्ब सब बच्चों देखे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे। और इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा फिलामेंट होता है पतला सा, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होता है एकदम पतला सा होता है, जैसे ही करंट का फ्लो होता है एकदम हीट हो जाता है, एकदम रेड हॉट। तो ये जो हीटिंग हो रही है
यही हीटिंग तो है, कोलिजन रेजिस्टेंस, जिसके वजह से बल्ब से तुमको लाइट मिलती है। तो बल्ब का आविष्कार जो हुआ, वैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया सबको पता है ना? चलो अगर नहीं पता हो तो मेंशन करना जिसको नहीं पता। तो जो बल्ब में लाइट हमको मिलती है वो हीटिंग इफेक्ट तो है। जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होता है, इसका फिलामेंट एकदम रेड हॉट हो, कभी देखना एकदम रेड हॉट हो जाता है। हीटिंग, वो हीटिंग कहाँ से आई? यही तो कोलिजन है, हीटिंग है, यही तो रेजिस्टेंस है, कोलिजन है, तो यही तो कोलिजन की वजह से हीटिंग हो रही है। तो अब सोचो ये कोलिजन अगर ना होता, ये रेजिस्टेंस अगर ना होता, तो क्या बल्ब का आविष्कार हुआ होता? क्या बल्ब जैसी कोई चीज़ हमको मिलती? रूम हीटर यूज़ करते हो, रूम हीटर देखियो, फिलामेंट उसमें लगे होते हैं, जैसे ही उसमें करंट फ्लो किया हीटर एकदम रेड हॉट। कहाँ से गर्मी आई, कहाँ से हीटिंग हुआ? यही तो कोलिजन है। इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो कपड़े प्रेस करने के लिए, आयरन प्रेस यूज़ करते हो, कैसे हीटिंग हुई? यही तो कोलिजन है। इमर्सन रॉड पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, बल्ब, ये सब कोलिजन की ही तो देन है। ये अगर कोलिजन ना होता तो हीटिंग ना होती, हीटिंग ना होता तो ये सब भी नहीं बनते। तो अब ये पहलू है इसका। अब बताओ कि ये जो हीटिंग है, ये जो कोलिजन है, रेजिस्टेंस है, ये अच्छा है कि खराब है? इस पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो बहुत अच्छी बात है सर। हीटर का आविष्कार नहीं होता, हीटर नहीं बन सकता, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनता अगर ये कोलिजन ना होता। तो कोलिजन से ये एटम जो गर्म हो रहा है, कंडक्टर जो गर्म हो रहा है, वही तो हीटिंग है ये बल्ब की, वही तो हीटिंग है तुम्हारे हीटर की, वही तो हीटिंग है तुम्हारे इलेक्ट्रिक आयरन की, हर जगह तो वही कुछ है। तो बच्चों हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। तो तुमसे अगर पूछूं मैं कि बताओ कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोलिजन अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? तो तुम्हारा जजमेंट क्या होगा? तुम सोचा कि भाई किस पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखूँ मैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू यार बड़ी बुरी चीज़ है यार, इलेक्ट्रॉन का जीना आराम की, इलेक्ट्रॉन बार बार रुक जा रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो शायद बल्ब का आविष्कार ही नहीं होता, हीटर तुम यूज़ नहीं कर सकते थे। अब इस सुपर कंडक्टर सब चिल्लाते हैं। अगर सुपर कंडक्टर तुम यूज़ करोगे तो सुपर कंडक्टर को यूज़ करके उसमें हीटिंग नहीं हो सकती। सुपर कंडक्टर में कोलिजन नहीं होता तो उसमें हीटिंग कैसे होगी? कैसे तुम्हारा बाकी चीज़ें काम करेंगी, है ना? तो व्हाट आई वांट टू से कि हर चीज़ के बच्चों दो पहलू होते हैं, हमको देखना होता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं वो तुमको मैं समझा दिया, यहाँ पर ऐसे होता है। और फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, कोलिजन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी इसमें कॉपी करना चाहो फॉर्मूले वगैरह कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो ओके, तो आज मैं बच्चों यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि आज एक मैं तुमको पहले ही कहा था, आज का जो लेक्चर होगा वो एक किस्म का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जहाँ मैं तुमको बताऊंगा कि कंडक्टर से करंट का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स मौजूद होते हैं, ये पूरा तुमको मुझको समझाना था, तो तुमको मैंने डिलीवर किया है। अभी तुम इस सारी चीज़ों को समझो, सुनो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले उनके नोट्स बनाओ, उनको लिखो। मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई कॉन्सेप्ट में कमी हो तो बताना कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा एक ही पर्पज़ होता है कि जो बच्चा भी सीखे वो पहले कॉन्सेप्ट सीखे। कॉन्सेप्ट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब कुछ है। कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर तो तुमको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा तुम किसी को ढूंढते रहोगे। ठीक है, तो मेरा बस एक ही पर्पज़ तुम तक एक सही और आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को पहुंचाना, ताकि तुम कॉन्सेप्ट को सीखो, समझो, और क्वेश्चंस अगर बने उस पर तुम सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को देखने के बाद एक बढ़िया से नोट्स बनाना, सब चीज़ को लिखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल, कोलिजन, सुपर कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, सारी चीज़ों को लिखना, क्या क्या तुम सीखे। और अगर कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न क्वेश्चन का, तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स इज यूज, जी खोल करके, दिल खोल करके डाउट्स को बताओ। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो शो की तो शुरुआत है यार, अभी तो इस द बॉस चैप्टर की शुरुआत है, मैं इसको द बॉस चैप्टर बोलता हूँ, इसकी शुरुआत है अभी। तो देखो कैसे रूल करेगा,
ये पूरे क्लास 12 की फिजिक्स को रूल करता है। कैसे करेगा तुम देखना, लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, ये क्लास 12 की फिजिक्स को रूल करेगा, हम लोग इसको रूल करेंगे। यहीं पर इसी चैनल पे देखना, मैं तुमसे रूल करवाऊंगा, डोमिनेट करवाऊंगा इसके ऊपर। जो सबको रूल करता है हम लोग उसके ऊपर रूल करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे, घबराना नहीं। तो बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए थ्योरीज के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो हमेशा कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।